हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 9 सितंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मेन हेडिंग है T20 विश्व कप में धोनी होंगे मेंटर और अश्विन की वापसी। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में जो 17 अक्टूबर से T20 विश्व कप होने वाला है उसमें विराट कोहली को कप्तान बनाया गया है और महेंद्र सिंह धोनी को मेंटर बनाया गया है। अश्विन की इसमें वापसी हुई है। शिखर धवन को टीम से बाहर कर दिया गया है। इसमें और भी फैसले लिए गए हैं। 3 तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया है, 5 स्पिनर्स को शामिल किया गया है और हालांकि इस में कोई खास पॉइंट नहीं है जिसे डिस्कस किया जाए। हाँ, ये जो T20 विश्व कप है ये कोविड की वजह से लगभग 1 साल डिले चल रहा है। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। कोरोना से हर मौत की वजह इलाज में लापरवाही नहीं। देखिए, एक फैसला आया था, मतलब डिस्कशन चल रहा था इस पर कि जो लापरवाही हुई है कोरोना की, उसमें जो लोग जिनकी मौत हुई है उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार है उसमें उन्होंने किया कि कुछ लोगों को इससे वंचित किया। तो इसमें एक जनहित याचिका दायर की गई और इसमें कहा गया कि जितने भी कोरोना से मौतें हुई हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की या फिर राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है, इसलिए जितने भी मौतें हुई हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। तो उस पर ही एक जनहित याचिका दायर की गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि हर मौत लापरवाही नहीं है, कुछ लोगों की भी लापरवाही थी और हर मौत का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। कोरोना से मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोर्ट यह नहीं मान सकता कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हर मौत इलाज में लापरवाही या चिकित्सीय उपेक्षा के कारण हुई है। इसके साथ ही अदालत ने कोरोना से हुई सभी मौतों को इलाज में लापरवाही मानते हुए सभी को मुआवजा देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ता दीपक राज सिंह से अपने सुझाव के साथ सक्षम अथॉरिटी के पास जाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि यह मान लेना कि कोरोना से हुई हर मौत चिकित्सीय लापरवाही से हुई है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर का पूरे देश में बहुत ज़्यादा असर रहा, लेकिन हर मौत को चिकित्सीय लापरवाही से मौत नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, बेटियां भी NDA के मार्फत सेना में होंगी भर्ती। सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई है कि अब NDA के एग्ज़ाम में महिलाओं यानी कि लड़कियों को भी शामिल किया जाएगा। पुरुषों की तरह महिलाओं के लिए भी सेना में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी यानी NDA के जरिए भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने महिलाओं को लिंग आधारित बराबरी देने में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए लड़कियों को भी NDA परीक्षा में शामिल होने और NDA के जरिए सेना में भर्ती करने का फैसला लिया है। सरकार ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। कोर्ट ने फैसले पर खुशी जताते हुए 20 सितंबर तक हलफनामा दाखिल कर पूरी प्रक्रिया बताने को कहा है। कोर्ट मामले में 22 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी। सशस्त्र सेना में महिलाओं को समानता दिलाने का ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में सुनाया था, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को सेना में महिलाओं को भी पुरुषों के समान स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने ही सरकार को महिलाओं को NDA परीक्षा में शामिल करने का अंतरिम निर्देश दिया था। सरकार को सेना में लिंग आधारित भेदभाव दूर करने को कहा गया था। इसके बाद सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। आपको पता होगा कि देखिए, 2 एग्जाम होते हैं सेना में भर्ती होने के लिए UPSC द्वारा। एक होता है NDA और दूसरा होता है CDS। NDA में इंटर लेवल मतलब इंटर पास स्टूडेंट जाते हैं और इनकी उम्र होती है 16.5 से 19 वर्ष और CDS में ग्रेजुएट लेवल विद्यार्थी जाते हैं और इनकी उम्र लगभग 20 से 23 से 24 साल रखी जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, तालिबान को लेकर पाक की जिम्मेदारी भी हो तय।
अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान ने वहां सरकार चलाने को लेकर वैश्विक बिरादरी से जो वादा किया है, अगर उस पर वह खरा नहीं उतरता है तो इसके काफ़ी दूरगामी असर होंगे। यही नहीं, पाकिस्तान को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश में आतंकवादी वारदातों को बढ़ावा देने के लिए न हो, इस बात भारत ने पिछले कुछ दिनों के दौरान ब्रिटेन, अमेरिका और रूस को साफ तौर पर बताया है। भारत के दौरे पर पहुंचे रूसी रक्षा परिषद के सचिव जनरल निकोले पेस्त्रुगो ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से अलग से मुलाकात की। इसके अलावा रूसी दल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में भी भारतीय दल की बैठक हुई है। इस सभी बैठकों में भारत ने बगैर किसी लाग लपेट के ये बताया है कि अफगानिस्तान के हालात सीधे तौर पर उसकी सुरक्षा से जुड़े हैं, लिहाजा वह हर सतर्कता बरत रहा है। देखिए, सतर्कता बरतने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें तालिबानी हावी हो सकते हैं। जो भारत का कश्मीर है उसको 370 उस आर्टिकल को हटाने के लिए मुसलमानों, जैसा कि पाकिस्तान बोलता है कि भारत के मुसलमानों का हित की अनदेखी की जा रही है और इसीलिए आर्टिकल 370 यहाँ से हटाया गया था। 300 आर्टिकल 70 हटाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यही आर्टिकल कश्मीर को अलग राज्य या कह सकते हैं विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। तालिबान कभी भी भारतीय हित में तालिबान ने कोई कार्य नहीं किया है। आपने एक दानिश पत्रकार का सुना होगा, जैसे ही तालिबानियों को पता चला कि ये पत्रकार भारतीय है तो उसकी पहले हत्या की गई, फिर उसके शव के साथ इसलिए बर्बरता की गई क्योंकि सिर्फ वो भारतीय था। यानी तालिबान किस तरीके से भारतीयों के साथ भेदभाव करते हैं। उसके बाद तालिबान पाकिस्तान के बेहद करीब है और पाकिस्तान चीन के बेहद करीब है, तो इसलिए भी पाकिस्तान, चीन और तालिबान का गठबंधन बनना लगभग तय है और भारत तीनों का ही विरोधी माना जाता है, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, तालिबान हो। तो इसलिए कश्मीर में फिर से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। भारत पहले से ही इसमें सतर्कता बरते हुए है। नेक्स्ट न्यूज है, वायुसेना के लिए खरीदे जाएंगे 56 परिवहन विमान। वायुसेना की ढांचागत ताकत में इजाफा करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 56 परिवहन विमान खरीदने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक में आधुनिक C295MW परिवहन विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनकी खरीद एयरबस डिफेंस एंड स्पेस SA स्पेन से की जाएगी। 5 से 10 टन भार ढोने में सक्षम ये विमान भारतीय वायुसेना में अब बहुत पुराने हो चुके हैं। एरो विमानों की ये जगह लेंगे। वायुसेना की परिवहन क्षमता बढ़ाने के लिहाज से इन विमानों की खरीद एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदा है। आत्मनिर्भरता मौजूदा वक्त की सामरिक जरूरत, और यह स्टेटमेंट दिया है RKS भदौरिया ने, जो भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं। आत्मनिर्भरता को मौजूदा वक्त की सामरिक जरूरत बताते हुए वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने बुधवार को कहा कि एरोस्पेस क्षेत्र में जितनी भी संभावनाएं हैं उतनी किसी भी अन्य क्षेत्र या अन्य शस्त्र प्रणालियों में नहीं है। एरोस्पेस क्षेत्र को क्रियाशील बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने राष्ट्रीय राजधानी में एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि एरोस्पेस क्षेत्र काफी समय लेता है और इसके लिए बड़े बजट की जरूरत होती है, लेकिन आत्मनिर्भर होने के बाद इस क्षेत्र में रिटर्न भी सबसे ज्यादा है। भदौरिया ने चीन से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर वायुसेना को और मजबूती देने के लिए समान क्षमताओं के विकास की जरूरत की बात कही है। नेक्स्ट न्यूज है कि प्रधानमंत्री मोदी आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत गुरुवार को आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से इसमें शामिल होंगे। यह संयोग है कि भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता उसकी 15वीं वर्षगांठ पर कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन का विषय निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए ब्रिक्स के बीच सहयोग है, परंतु अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और उस क्षेत्र से पैदा हुए आतंकी खतरे पर भी
इसमें चर्चा होगी। सूत्रों ने बताया कि बैठक में अहम वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। इसमें अफगानिस्तान भी प्रमुख रूप से होगा। ब्रिक्स नेताओं द्वारा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और अफगानिस्तान की जमीन का आतंकी संगठनों द्वारा इस्तेमाल करने से रोकने की प्राथमिकता को रेखांकित किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है किसी भी देश ने नहीं किया गर्मजोशी से स्वागत। अफगानिस्तान में तालिबान की नवगठित अंतरिम सरकार की घोषणा के बाद दुनिया के किसी भी देश ने उसका गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया है। चीन ने भी सरकार में शामिल चेहरों को देखते हुए सधी हुई प्रतिक्रिया दी है ताकि वे तालिबान से संवाद कायम रखेंगे। यह जरूर कहा है कि सरकार बनने के बाद हिंसाग्रस्त देश में अराजकता खत्म हुई है। चीनी विदेश मंत्रालय की पत्रकार वार्ता में प्रवक्ता वांग वेनविन से जब पूछा गया कि क्या चीन अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार को मान्यता देगा, जिसमें शामिल गृह मंत्री भी अमेरिका की आतंकी सूची में शामिल है, प्रवक्ता ने कहा कि हम उनसे संवाद कायम रखेंगे। चीन अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय एकता का सम्मान करता है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद चीन ने उनसे एक खुली और समावेशी सरकार बनाने को कहा है। ANI के अनुसार अमेरिका अंतरिम सरकार में पूर्व इतिहास वाले चेहरे के प्रमुख पदों पर आने को लेकर चिंतित है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ऐसे लोगों के अंतरिम सरकार में होने से चिंतित है। देखिए, महिलाओं के खेलने पर अफगानिस्तान में प्रतिबंध। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन होते ही तालिबान का असली चेहरा सामने आ गया है। कई पाबंदियों के साथ अब महिलाओं के लिए क्रिकेट सहित सभी खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तालिबान ने महिलाओं को सरकार से में भी पूरी तरह से अलग रखा है। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के उप प्रमुख अहमदुल्लाह वासिक ने कहा कि इस्लामिक अमीरात महिलाओं को क्रिकेट या ऐसे ही खेल खेलने की इजाजत देता है। ऐसे खेल में महिलाएं चेहरे नहीं ढक सकेंगी। यह मीडिया का युग है और महिलाओं के फोटो और वीडियो दुनिया देखेगी। ज्ञात हो कि नवंबर 2020 में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 35 महिला क्रिकेटरों को सम्मानित किया था। बोर्ड ने 40 महिला क्रिकेटरों का 21 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप भी चलाया था। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि टेक्सटाइल भी PLI दायरे में। तो सबसे पहले टेक्सटाइल जानिए कि टेक्सटाइल क्या होता है। देखिए, कपड़े उद्योग को, जैसे ऊन, धागा और कॉटन, ये सब टेक्सटाइल के अंतर्गत आते हैं। और ये PLI क्या होता है? PLI जिसे इस योजना का जो आरंभ है वो 11 नवंबर 2020 को किया गया था, जिसके अंतर्गत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए 10 प्रमुख क्षेत्रों पर खर्च किए जाएंगे। PLI योजना 2021 के माध्यम से घरेलू निर्माण की बढ़ोतरी होगी तथा इस पर आप कह सकते हैं कि आयात पर निर्भरता कम होगी और निर्यात बढ़ेगा। PLI योजना के माध्यम से नागरिकों को रोजगार भी प्रदान होगा। उत्पादन के क्षेत्र में विकास होने से लोग अपनी जरूरतों की पूर्ति सरलता से कर पाएंगे। देश को PLI योजना से बहुत से लाभ प्राप्त होंगे। घरेलू उत्पादन बढ़ने से अधिक निर्यात किया जाएगा और आयात में भी कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने बुधवार को टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम को यानी PLI को मंजूरी प्रदान की है। इस स्कीम के तहत 5 वर्षों में टेक्सटाइल से जुड़े मैन मेड फैब्रिक, अपैरल और टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़े उत्पादन में बढ़ोतरी करने का 10,683 करोड़ रुपए के इनिशिएटिव दिए जाएंगे। मंत्रालय के मुताबिक PLI स्कीम की मदद से 5 वर्षों में इन क्षेत्रों में 19,000 करोड़ रुपए के नए निवेश का अनुमान है, जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर 7.5 लाख नए रोजगार निकलेंगे। कम से कम 100 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली कंपनियां ही इस स्कीम में शामिल हो सकेंगी। देसी विदेशी सभी कंपनियां PLI स्कीम का लाभ ले सकेंगी। नेक्स्ट न्यूज है LIC IPO का 10 मर्चेंट बैंकर करेंगे प्रबंधन।
देखिए सबसे पहले आईपीओ जान लीजिए क्या होता है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखिए जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करते हैं तो उसे आईपीओ अथवा सार्वजनिक प्रस्ताव कहा जाता है। यह अधिकतर छोटी नई कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूंजी चाहती हैं, यानी कि जब उन्हें पूंजी की आवश्यकता होती है तो वो अपने कुछ शेयर शेयर मार्केट में लॉन्च करती है जिसे कोई भी ले सकता है, तो इसे ही आईपीओ बोला जाता है। केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के बहुप्रतीक्षित आईपीओ के प्रबंधन के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों का चयन किया गया है। इसमें गोल्डमैन सैक्स इंडिया सिक्योरिटीज, सिटी ग्रुप ग्लोबल, ऐसे कई नाम यहाँ पर दिए हैं, आप देख सकते हैं। निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार ने एलआईसी के प्रारंभिक पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ के लिए कुछ बुक रनिंग लीड मैनेजर और अन्य सलाहकारों के नाम तय कर लिए हैं। विनिवेश विभाग ने इस वर्ष 15 जुलाई को एलआईसी के आईपीओ के लिए मर्चेंट बैंकरों से आवेदन मांगा था। उसके बाद 16 मर्चेंट बैंकरों ने एलआईसी के आईपीओ के प्रबंधन के लिए प्रेजेंटेशन दी और इस आईपीओ के लिए कानूनी सलाहकार की भी नियुक्ति करने का इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है सामने आया तालिबान का असली चेहरा। देखिए इस आर्टिकल में फिर से वही चीज बताई गई है जो अभी तक हम लगभग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि तालिबान जो है वो महिला अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन करता है, उनकी आज़ादी को छीनता है, कट्टर मुस्लिम संगठन है ये। तो वही बताया गया है यहाँ पर भी कि किस तरीके से उन्होंने एक आतंकवादी को प्रधानमंत्री पद दिया है, आतंकवादी को विदेश मंत्री पद दिया है, आतंकवादी को रक्षा मंत्री पद दिया है। ऐसे कई पद हैं जो उन्होंने उन आतंकवादियों को दिया है जो कहीं ना कहीं अमेरिका की आतंकवादी सूची में वांछित हैं। और अभी जो एक न्यूज़ मैंने पढ़ी कि अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए सभी खेल पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, यानी कि अभी तक जो उन्होंने इतने दिनों में हासिल किया था अफगानिस्तान की सरकार में, खेलों में उनको प्राथमिकता दी जाती थी, स्कूल कॉलेज जाने की छूट थी पूरी तरीके से, वो सब अब छिन गई है। आपने देखा होगा कि तालिबान का फैसला आया था कि महिलाएं घरों से अकेले नहीं निकल सकती हैं, यानी अगर उन्हें निकलना है अकेले तो पूरी तरीके से बुर्के में और एक पुरुष उनके साथ होगा। उन्हें ऑफिस में यानी कि कार्य करने से बाहर कर दिया गया है। और इसमें जो महिला पत्रकार थीं उन्हें भी, या तो जो अफगानिस्तान की थीं उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, और जो विदेशी महिला पत्रकार हैं उन्हें बुर्का पहनकर टीवी पर आने की अनुमति दी गई है। तो इसके बाद भी कुछ महिला पत्रकारों ने नौकरी छोड़ दी है और वो अपने देश को वापस चली गई हैं। कई म्यूज़िक स्टार पॉप सिंगर थी अफगानिस्तान की, उन्होंने भी देश छोड़ दिया है। तो ये सब तालिबान का जो कट्टर चेहरा है वो वापस देखने को मिल रहा है। भले वो कितना भी बोलें कि हम उदार हैं और पहले से काफ़ी स्वतंत्रता दी जाएगी महिलाओं को, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब उनका असली चेहरा सामने आता जा रहा है। और इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम डिस्कस करें। नेक्स्ट है वृद्धि पर हावी होती नफरत। यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार NK सिंह द्वारा। भावना प्रधान समाज में तर्क शक्ति क्षीण होती है। भारत भी एक भावना प्रधान देश है, लिहाजा यहाँ आम जीवन की बात हो, बौद्धिक धरलता पर चर्चा हो या सत्ता के लिए चुनाव करना हो, कुछ देर बाद तर्क की जगह भावनाएं ले लेती हैं। इसका बिगड़ता रूप होता है कुतर्क, जिसमें भावना की प्रधानता तर्क के हर पैमाने को दरकिनार करती है, अपने को सही साबित करने की कोशिश करती है। हम माने या ना माने, पाकिस्तानी सेना की खुलेआम मदद से तालिबान के अफगानिस्तान पर दोबारा काबिज होने के बाद दुनिया के छोटे बड़े देशों का कूटनीति की भाषा में देखो और प्रतीक्षा करो का भाव सभ्यता से जीने की शर्तों के मुंह पर तमाचा है। कैसे कोई सभ्य समाज इंतजार करेगा जबकि तालिबान स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली या बाहर निकलने वाली महिलाओं पर गोलियां चला रहा है। मलाला यूसुफजई को भी तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के स्वात इलाके में इसी पढ़ाई की सजा
दी गई थी। आज 9 साल बाद भी फिर उसके पड़ोसी देशों में औरतें वहीं खड़ी हैं। दुनिया के पास अफगानिस्तान में 20 साल पहले के तालिबान शासन का इतिहास है। जब वह बंदूक के बूते धर्म की अपनी परिभाषा के अनुरूप समाज को उसकी मर्जी के बगैर चलाएगा तो वह दुनिया को स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की किसी संस्था या दूसरे व्यक्ति की नीति या कृतित्व के प्रति दुर्व्यवहार की मात्रा कितनी हो, यह उस व्यक्ति या संस्था की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति देखकर तय होती है। नेक्स्ट आर्टिकल है तालिबानी सरकार। फिर से तालिबान वाला आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद है हमारे पास स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है और वो भी जो टीम का ऐलान हुआ है, इसलिए स्पोर्ट्स पेज में भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। तो ये आज का 9 सितंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।